गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्माण। और आज हमें ज्वाइन करें एक बहुत ही खास मेहमान जो हमारे रेगुलर डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे चैनल पे आप इन्हें काफ़ी बार देख चुके हैं, प्रीवियस टाइम पे भी, और प्रीवियस काफ़ी सारे शोज हमारे साथ कर चुके हैं। इनका नाम है मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड, विशिष्ट सेवा मेडल। सर उनको इनके डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। सर ने 1981 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी और 2019 में एज अ मेजर जनरल रिटायर हुए। सर रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सारे थिंक्स टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सेंटर फॉर जॉइंट लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ शामिल है। सर ने अपने 37 ईयर्स के कैरियर में आर्मी ऑर्डिनेंस बोर्ड के अंदर काम किया है, और वहाँ पे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के लिए, उसकी प्रोक्योरमेंट और उसके साथ में उनका रख रखाव और उनके ऊपर जो फर्दर स्टडीज़ है, उसमें सर को बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। इसके अलावा सर एक काफ़ी अच्छे टीवी कमेंटेटर हैं, और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप इनको एज अ डिफेंस एनालिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से रिपब्लिक टीवी मौजूद है। इसके अलावा सर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और इनकी ये खुद एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं। और इन्होंने भी 2 से 3 बुक्स पब्लिश प्रीवियस टाइम पे करी हुई है, और रिसेंट में इनकी एक नई किताब लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, जिसमें सर ने अपने पूरे कैरियर के बारे में, जब भी जहाँ जहाँ पे इन्होंने चाइनीज बॉर्डर के साथ में सर्व किया है, उसकी अपनी कुछ यादें लिखी हैं। इसके अलावा जो चाइना की जो एक पॉलिसी है हमेशा डिसएंगेजमेंट के नाम पर धोखाबाजी करने की, उसके बारे में एक पूरा विवरण इन्होंने दिया है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु। जी सर। तो सर मेरे दर्शक सर ये जानना चाहेंगे सर, थोड़ा आप अपने बुक के बारे में बताएंगे सर, ये बुक किस बेस पे लिखी हुई है, और आपने इसमें कौन कौन सा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। ओके, थैंक यू हिमांशु। ये किताब 6 महीना पहले मैंने लिखनी स्टार्ट की थी। और बेसिक आइडिया ये था कि हम सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखता है, उनको मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता था और अपने जो व्यूज़ पेश करना चाहता था कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या रिलेशंस है, और फ्यूचर के लिए हम इसको कैसे सोच सकेंगे, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट में एक साथ रहने के लिए। इस किताब में मैंने जो चैप्टराइजेशन की है, जिसके बारे में इसको बात की है, सबसे पहले मैंने हमारे बॉर्डर मैकेनिज्म के बारे में बात की है कि हमारे जो बॉर्डर है वो किस प्रकार से हम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं, और आगे की थ्रेट्स देखते हुए हमको अपने बॉर्डर में क्या क्या बदलाव लाना पड़ेगा। फिर मैंने चाइना के बारे में बात की है कि चाइना का राइज कैसे हुआ, और चाइना की नीतियां, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, और उससे हमको कोई सीख मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने चाइनीज आर्मी को, पीएलए को, और इंडियन आर्मी को एक कंपैरिजन किया है कि आज की डेट में हमारी आर्मी कितनी मजबूत है, और चाइना के मुकाबले हमारी क्या फौज की हमारी क्या सिचुएशन है, और कहाँ पे हम अपनी आर्मी को और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। वो क्षेत्र मैंने उसमें आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सोच सकती है इसके बारे में। और फिर मैंने बात की है एक टू फ्रंट वॉर की, जो आज एक रियलिटी है। पाकिस्तान में चाइना का जो दखल हो रहा है, और सीपेक
के बारे में मैंने बात की है कि सीपेक इसको किस हद तक पाकिस्तान को लेके आगे जाएगा, और चाइना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दखल अंदाजी किस प्रकार से कर पाएगा। फिर उसके बाद उसको मैंने बात की है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी। आज हमारे देश में ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है, और हमारे पास हमने ये डॉक्यूमेंट अभी तक इसको बनाया नहीं है। जनरल हुडा जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हुए हैं, जनरल हुडा ने भी इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी की हुई है कि हमारे पास किस प्रकार का डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर होना चाहिए, और मैंने अपने व्यूज इस किताब के थ्रू पेश किए हैं। जी सर। फिर नेक्स्ट एक पूरा चैप्टर मैंने इस किताब में दिया है कि अभी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चाइना के साथ, इसकी वजह क्या हो सकती थी, कैसे हमारी इंडियन आर्मी ने अपने आप को प्रिपेयर किया, कैसे हमने लॉजिस्टिक्स अपने तैयार किए और हमने मोबिलाइजेशन करी, और किस किस एरियाज में इंडियन आर्मी ने अपने आप को टेस्ट किया इस दौरान। ये एक हमारे लिए लिटमस टेस्ट था हमारी फौज के लिए कि हम अपने आप को कितना सक्षम इसको बना पाए। और कैलाश हाइट्स को हमने ऑक्यूपाई किया, गलवान में हमने चाइनीज आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया, और ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैंने रखी हैं। और फाइनली मेरा जो चैप्टर लास्ट है वो है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में, हमारा मेक इन इंडिया के बारे में। हम अपना जो मेक इंडिया को कैसे मजबूत कर पाएंगे, और हम किस किस एरियाज में हमको तवज्जो देना चाहिए, हमारे पास क्या क्या मिसाइल सिस्टम आने चाहिए, साइबर थ्रेट जो आने वाली लड़ाइयों में आप देखेंगे कि लड़ाई जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। तो क्या क्या क्षेत्र है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया। इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, और चाइना ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, और हमको भी इस टेक्नोलॉजीज को अपने फोर्सेस में इंडक्ट करना पड़ेगा, हमको अपने सिस्टम्स में इसको इंडक्ट करना पड़ेगा। और मेक इन इंडिया जो अभी लॉन्च हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत, हमारी 2047 की हमारी क्या विजन है। और 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला था। 100 साल के बाद हम अपने भारत को कहां पे देखना चाहते हैं, एक ड्रीमर की तरह विजन जो है मैंने अपना रखा है देशवासियों के सामने, कि उनको भी क्या ऐसा लगता है कि हम ये जो हासिल करना चाहते हैं 2047 में, क्या हम इसको हासिल कर पाएंगे। और ये सबके बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा है। जी। और तो सर आपका जो सर पूरा एक एज एन आर्मी कमांडर सर जो है आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो सर उसी को तो मद्देनजर रखते हुए सर मेरे कुछ एक सवाल हैं जो आपकी सर इस किताब से ही मैंने कुछ रिव्यूज लिए हैं। तो सर जिसमें मेरा आपसे सर पहला है कि ऐसा सर क्या कारण है कि भारत और चाइना के बीच में लगातार ये संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है एलएसी पे, क्या ये समाप्ति की ओर जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से जो डिसएंगेजमेंट किया है चाइना ने अपने, क्या आपको क्या लगता है कि सर ये वापस चाइना आएगा लद्दाख में ये स्थिति उत्पन्न करने के लिए अब दोबारा फ्यूचर में कभी? देखिए, बॉर्डर्स हमारे जो भी हमारे नेबर्स हैं, आज इंडिया 6 कंट्रीज के साथ उनके बॉर्डर है इंडिया के, और 15,000 किलोमीटर हमारा लैंड का बॉर्डर है, जिसमें 10,000 किलोमीटर डिस्प्यूट में है। और ये डिस्प्यूट
नॉर्दर्न बॉर्डर में है और वेस्टर्न बॉर्डर में है। और जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे रेफ्यूजी की प्रॉब्लम है, और राजस्थान में नारकोटिक्स की स्मगलिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग झेल रहे हैं सालों से। और हमको ये बॉर्डर को मैनेज करने के लिए आपको आश्चर्य होगा कि 15 एजेंसीज हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप एक नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते हैं? और अगर आप एक ऐसी एपेक्स बॉडी बनाएंगे जिसके अंडर ये सारी एजेंसीज काम करेंगी, तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हमारा बेहतर रहेगा बॉर्डर के ऊपर। हमारा पॉसिबल नहीं है पूरी फौज को, इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना। और इसलिए हमको टेक्नोलॉजी का हमको सहारा लेना पड़ेगा। हमको सर्वेलेंस, हमारी जो हमारी डिवाइसेस हैं, अभी हमने ऑलरेडी इसमें शुरू कर दिया है कि ड्रोन्स हम लगाते हैं बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन को चेक करने के लिए। और बाकी अभी बहुत काम हमको करने की जरूरत है। और जहां पे सवाल है कि चाइना और पाकिस्तान का, और उनकी इंटरनल सिचुएशन ऐसी है कि वो कभी भी ये बॉर्डर्स को सेटल नहीं होने देंगे। वो अपने डिस्प्यूट्स को हमेशा अलाइव रखेंगे, क्योंकि उससे उनका एजेंडा मीट होता है। और मुझे ये नहीं लगता ये जो डिसएंगेजमेंट अभी हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, ये एक प्रेजेंट हालात को देखते हुए हो रहा है। और कोई गारंटी नहीं है कि चाइना दोबारा से हमारे बॉर्डर पे फिर आ जाए। और ये चाइना ने बार बार किया है। आपने नथुला से ले लो, चूमर से ले लो, डोकलाम को ले लो, आप चाइना ने हमेशा ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है। और पहले हम लोग इसको टॉलरेट कर लेते थे, पर अभी जो हमने अपनी गवर्नमेंट का रुख देखा है, वो एक ऐसा प्रोएक्टिव रुख है, रिएक्टिव रुख नहीं रहा है हमारी गवर्नमेंट का। अभी एक प्रोएक्टिव रुख देखने को मिल रहा है, जिसमें चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और साथ साथ पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान बॉर्डर में जो शेलिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है। अभी हाल ही में जनरल राजू जो है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर, उनका इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें जनरल साहब ने बताया था कि इस साल 70% इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है। और इसकी वजह है कि हमारी बॉर्डर में हमारी सर्वेलेंस हमारी बढ़ गई है, 3 टियर हमारी सर्वेलेंस हो गई है। और अभी हम दुश्मन को ये मौका नहीं दे रहे कि हमारे देश में घुस के वो पुलवामा जैसा या उरी जैसा अटैक कर पाए। जी, तो सर आपने सर अभी एक नाम लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है। तो सर इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि सर आप क्या मानते हैं कि भारत की जो सेनाएं हैं उनको क्या एक एक्सपेडिशनरी फोर्स में तब्दील होना चाहिए, कि दुश्मन के घर में जाकर लगातार उनको निशाना बनाते रहना चाहिए, जैसे इसराइल करता है अपने पड़ोसी देशों जैसे सीरिया है, इराक, लेबनान, इस तरीके से कुछ एक मॉडल अपनाना चाहिए भारत को भी? देखिए, इंडिया एक पीस लविंग नेशन है, और वो ऐसे अपनी जो उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने अपना वैक्सीन भी, हमने इतनी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान में 5 लाख से ऊपर वैक्सीन हमने दिए हैं, और हम जो बाकी देशों को भी वैक्सीन अपना दे रहे हैं। तो हम एक्चुअली एक भाईचारे की तरफ जा रहे हैं। आगे वाला जो वक्त है वो ऐसे लड़ाई का वक्त नहीं है, बिकॉज लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पाकिस्तान और ये इमरान खान जी जितना जल्दी रियलाइज करेंगे उतना उनके देश के लिए अच्छा है। तो पाकिस्तान में 3 दिन तक कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
उसकी एनर्जी क्राइसिस है, उसकी पावर क्राइसिस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतनी पॉवर्टी है, उसका बलूचिस्तान उसे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और उसका इसको सिंध, इसको प्रोविंस में भी उसको प्रॉब्लम है, उसको शियाज और उसको सुन्नीस के बीच में। तो जी। पाकिस्तान की जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, अगर वो उस पर ज्यादा फोकस करे हम्म। तो बेहतर रहेगा। और इंडिया का तो रुख इसको देख ही लिया, आर्टिकल 370 के बाद जी सर। पाकिस्तान ने इसको देख लिया है कि इंडिया इसको कैसे कैसे कदम उठा सकता है। हम्म। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तकलीफें कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली। जी। तो सर आपका क्या ये मानना है कि भारत को भी जो चाइना की जो दुखती रग है इस समय, जैसे ताइवान है, तिब्बत है, शिनजांग प्रोविंस है, इनके ऊपर भी भारत को क्या कुछ बोलना चाहिए, जिस हिसाब से चाइना जो है अरुणाचल में, कश्मीर में जो होने वाली जो इंटरफेरेंस है, जिस हिसाब से इंडिया में करता है, क्या इंडिया को भी उस तरह का इंटरफेरेंस दिखाना चाहिए चाइना के इंटरनल अफेयर्स में? बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैंने जो कई टीवी चैनल्स पे में अपनी राय जाहिर की है, जी। और मेरी ओपिनियन ये है कि अभी टाइम आ गया है हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाने जी। का। तिब्बत इशू को इंटरनेशनलाइज हमको करना चाहिए यूएन में। हम्म। यूएसए हमारा साथ दे रहा है और हमको इसको आगे लेना जाना चाहिए। दूसरा, ताइवान में हमारा कोई डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है। यूएसए ने अपने रिलेशंस नॉर्मल कर लिए ताइवान के साथ, और वहां पे उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, और उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहा है। और हमको भी ये सब देखते हुए ताइवान के साथ अपने रिलेशन हमको नॉर्मलाइज करने चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि चाइना क्या बोलेगा, पाकिस्तान क्या बोलेगा। जी सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम्म। हमारे देश के हित में बनती है फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देश के हित में नहीं बनती है। और इसीलिए हमको इसको रिविजिट हमको करने की जरूरत है। जी। तो सर, जो आपने रिविजिट की बात कही है सर, इसमें एक आप अगर आप एक पॉइंट मैं आपसे है पूछने के लिए सर, कि ताइवान की तरफ से हमेशा भारत के हर एक चीज़ों के लिए सपोर्ट मिलता है, जिसमें भी जितने भी चाइना के खिलाफ या कुछ भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, ताइवान उसमें बढ़ चढ़ कर भारत का सपोर्ट करता है। तो क्या ताइवान की आज़ादी के लिए भी भारत को खुले तौर पे चीन को आंख दिखाते हुए उसका समर्थन करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने अपने आप बताया कि चाइना सोचता नहीं है, और इसको अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा यूं मानता है आज तक, और वो जी सर। डिस्प्यूट में है। और जितने भी निवासी हैं अरुणाचल के, अगर उनको चाइना जाना होता है तो वीजा भी स्टेपल होता है उनका। तो हम्म। ये सब अगर चाइना कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? जी। और ताइवान के ऊपर अपनी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी आनी चाहिए। और इंडिया ने अभी अपने उसको वर्ल्ड में एक पोजीशन अपनी बना ली है। आपने सुना होगा क्वाड का फॉर्मेशन हो गया है, जी जिसमें बिल्कुल। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ हमारे संबंध होने वाले हैं। और वो एक मिलिट्री अलायंस होगा। हम्म। अभी तो इकोनॉमिक अलायंस है, अभी आगे बढ़ के एक मिलिट्री अलायंस भी होगा। और साथ हमने एक्सरसाइजेज अपने साउथ चाइना सी में करनी है। आपने कल की न्यूज में सुना होगा कि फ्रांस और इंडिया की नेवी की जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं जी सर। इंडियन ओशन में। तो अभी ये सारी चीजें पहले नहीं देखने को मिलती थी। और अभी पूरा जियो पॉलिटिक्स जो है ना, सब कॉन्टिनेंट का बदली हो रहा है। और हम्म। उसमें मुझे उम्मीद है कि ताइवान का भी हमारे साथ गहरा हमारा संबंध होगा। उसके साथ हमारी ऑलरेडी कल्चरल टाइज हैं ताइवान के साथ, जी सर। हमारी उनके साथ एथनिसिटी भी है। और अभी हमको हमारे उसके ट्रेड रिलेशंस को भी बढ़ावा देना है। जी। तो सर, आपने एक अभी ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट रखा कि सर ताइवान के साथ हमें एक व्यापारिक संबंध भी स्थापित करने चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या है चाइना ये सब होने देगा एक अपने इजी मोमेंटम में? क्या वो भारत के खिलाफ और कुछ आग उगलेगा अगर चाइना की दुखती ताइवान पे भारत अगर सपोर्ट करता है तो?
देखिए, टाइम आ गया है, हमको अपने देश को मजबूत करना है। जी। हमको दूसरे देश के बारे में नहीं सोचते वो क्या करेगा। हमको ये देखना है कि क्या हम इतने मजबूत हैं कि हम दूसरे देश अगर करने की कोशिश करें तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और जी। इसीलिए हम्म। आपने देखा होगा कि बजट में कैपिटल इक्विपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा, उसमें 18.75% इंक्रीज हुआ है बजट को पिछले साल से। जी। बॉर्डर एरियाज को जो हमारा डेवलपमेंट का है उसमें जी। 7.8% इंक्रीज हुआ है बजट। इसको डीआरडीओ का जो बजट है वो इसको 9.5% इंक्रीज हुआ है। तो ये सब आपको इंडिकेशन अपने दे रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अभी सीरियस है अपनी फौज को और मजबूत करने के लिए। और चाइना को अभी एक लेसन तो मिल ही चुका है। हम्म। लद्दाख में जी बिल्कुल। चाइना अंदर आया और अभी वापस जा रहा है, और उसने उसमें कुछ गेन किया नहीं है, और अपने जो सारे इसको एरियाज को वेकेट करेगा वो आज नहीं तो कल। तो इसीलिए भारत को अभी आगे की सोचनी है और अपने आप को ज्यादा मजबूत करना है, और मैंने अपने किताब में इसके बारे में लिखा है। जी। तो सर अभी आपने सर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा कि चाइना अपने कुछ एरियाज को छोड़ के वापस जा रहा है, जिसे हम डिसंगेजमेंट के नाम से भी अभी जान रहे हैं, चाइनीज डिसंगेजमेंट। तो सर आपको क्या लगता है कि चाइना ये जो स्टेटस क्यो है जो अप्रैल 2020 से पहले का था, क्या उस स्थिति के अंदर एलएसी को पुरानी स्थिति में वापस पहुंचा पाएगा अपने जरिए? देखिए, काफी अलग अलग राय है इसके बारे हम्म। में डिफरेंस डिफेंस एनालिस्ट की। हम्म। मेरी राय ये है कि देप्सांग का जो एरिया है वो एक कंटेंशियस एरिया है, जहां पे चाइना हमेशा एडवांटेज में है जी। टेरेन को देखते हुए। और कितना चाइना विड्रॉ करेगा और अप्रैल 2020 तक पहुंचेगा, ये कहना मुश्किल होगा इस वक्त, बिकॉज गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे से बातचीत हो रही है और पॉइंट ऑफ व्यूज एमर्ज हो रहे हैं। ये हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है इंडिया और चाइना की, ये डिसाइड करेगी कि इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करें। हम्म। आपने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल जोशी की भी स्टेटमेंट सुनी होगी। जनरल साहब ग्राउंड पर हैं और उनको ऐसा लगता है, अपनी ओपिनियन उसको जाहिर की है कि एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन निकलेगा। जी। तो सर जो एक सेटिस्फैक्ट्री आपने नेगोशिएशन की बात बताई है, तो सर इसी दरमियान भारत ने पिछले साल 29 अगस्त के दरमियानी रात कैलाश माउंटेन रेंजेस जो कि एलएसी पे हमारा हमारा खुद का हिस्सा है, जो कि काफ़ी 1962 के बाद से वो पूरा स्थान खाली छूटा हुआ था, उस पे जाके अपने सैनिकों को बिठा दिया गया, वहाँ पे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स कर दी गई। लेकिन इस डिसएंगेजमेंट के बाद में भारत ने भी अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वहां से डिसएंगेज किया है कैलाश हाइट से। तो सर आपका क्या मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है चाइना को खुश करने के लिए? देखिए, इसमें खुशी और नाराजगी नहीं है किसी के अगेंस्ट। जी। ये एक गिव एंड टेक है। जो भी, जब आपको कोई भी, अगर आप नेगोशिएशन करते हैं, अगर आप एक कंपनी में भी हैं और हम्म। अगर आपने नेगोशिएशन करना होता है तो उसमें कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। जी। और दूसरा, आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को कितना वक्त लगा था कैलाश हाइट्स पे पहुंचने के लिए? कुछ घंटे। जी। क्या दोबारा नहीं पहुंच सकते वो लोग उसको कुछ घंटों में? तो बिल्कुल। इसको ऐसे कोई देश को एक्चुअली गुमराह करने के लिए बहुत जो ताकतें लगी हुई हैं हमारे अंदर भी। जी। और ये इतने भी जो नेता भाषण अपना कर रहे हैं कि भाई हम्म। ये कैलाश हाइट्स हमने छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी उनको एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है फौज के बारे में, जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जानकारी नहीं है, हम्म। और वो बस गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए बोलते हैं खाली। तो अगर इंडियन आर्मी ने वहां से विड्रॉ किया भी है
तो एक सोच समझ के किया होगा, और अगर उसको दोबारा ऑक्यूपाई भी करना पड़े तो उसका भी कंटिजेंसी प्लान है हमारे पास। तो देश को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी हार है कि हम आगे पीछे, बिकॉज चाइना भी अब पीछे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे एक समझौते के लिए ये सब करना पड़ता है। जी। तो सर आपने समझौते की एक बात बताई, तो सर अभी चाइना ने हाल फिलहाल में अपना एक कैजुअलिटी फिगर भी जारी किया है, जिसमें उसने ये बताया कि उसके एक कमांडिंग ऑफिसर और 4 उसके सोल्जर्स पिछले साल गलवान घाटी की क्लैशेस में मारे गए थे। और रशियन न्यूज एजेंसी जो टास है, उसने भी एक अपने सूत्रों खुफिया सूत्रों से ये हवाले से खबर दी कि जून 2020 की जो गलवान घाटी की झड़पों में चाइना के कम से कम 45 सैनिक मारे गए थे। तो सर आपको क्या लगता है कि ये धीरे धीरे चाइना अपने जो राज है वो उगलेगा? जैसे उसने 5 सैनिकों की संख्या बताई, क्या वो 45 तक पहुंचेगा फ्यूचर में कभी? देखिए, चाइना का इंटरनल सिचुएशन भी कुछ ऐसा है। आपको पता होगा कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है। जी। और वन चाइल्ड में अगर इसको इंडिया का को नजरिए से देखें, अगर एक घर में अगर एक ही बच्चा हो और उसको अगर आप फौज में डाल दें और वो अगर शहीद हो जाए और उसको कोई मान या उसको सम्मान नहीं मिले और जी। उसको एक अच्छी तरीके से विदाई भी नहीं मिले, तो उसको आपके ऊपर क्या बीतेगी। जी, और जैसे सर एक गुमनाम मौत होती है। गुम हाँ, तो चाइना की इंटरनल सिचुएशन अभी इस प्रकार की हो गई है, और जी। इतना उसको प्रेशर था कि अभी आज 5 डिस्क्लोज किए, अभी आप देखना आहिस्ता आहिस्ता ये 45 तक आ जाएंगे ये लोग। जी। तो सर इसका मुख्य कारण आप किसे मानते हैं सर? क्योंकि अभी चाइना ने गलवान घाटी का एक फेक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने ये बताया कि इंडियन आर्मी एक एग्रेसर के तौर पे अंदर दाखिल हुई थी। तो सर अगर आप ये मानते हैं कि अगर चाइना ये मानता है कि वो इंडियन आर्मी अगर एलएसी क्रॉस करके चाइना के हिस्से में गई थी, तो फिर चाइना क्यों डिसंगेज कर रहा है अपने ही एरिया से?越线挑衅。按照处理边境事件的惯例和双方之前达成的约定，团长齐发宝本着谈判解决问题的诚意，仅带几名官兵前出交涉，却遭到对方蓄谋暴力攻击。齐发宝组织官兵一边喊话交涉，一边占据有利地形，与数倍于己的外军展开殊死搏斗。增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身，英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。外军溃不成军，抱头逃窜，丢下大量越线和伤亡人员，付出了惨重代价。在前出交涉和激烈斗争中，团长齐发宝身先士卒，身负重伤。营长陈红军、战士陈祥荣突入重围营救，奋力反击，英勇牺牲。战士肖思远突围后义无反顾返回营救战友，战斗至生命最后一刻。战士王卓然在渡河前出支援途中，拼力救助被冲散的战友脱险，自己却淹没在冰河。देखिए, ये एक डिस्प्यूटेड है। किसी को भी नहीं पता कि एलएसी की अलाइनमेंट क्या है। 1959 की एक अलाइनमेंट है और 1993 की एक अलाइनमेंट है। ये चाइना अभी 1993 की अपनी जितने भी पास्ट हमने जो ट्रीटीज किए, बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए हैं, 3 या 4 हैं ऐसे, जो अभी चाइना उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जब आपका बॉर्डर ही एक अगर आईबी की तरह तो है नहीं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है और दूसरा देश मानता है कि ये इसका है और ये हमारा है, ये बिल्कुल डिस्प्यूटेड एरिया है। और डिस्प्यूटेड एरिया में अगर
कोई भी आके बैठ जाए और बोले कि ये मेरा है, तो उसमें कोई लॉस ऑफ टेरिटरी थोड़ी होती है। जी और वो डिस्प्यूटेड एरिया से अभी वो लोग वापस जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में दोनों देश बैठेंगे एक दूसरे के साथ और इस डिस्प्यूट का कोई हल निकालेंगे। जी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमें समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि सर अगले हफ्ते आपसे वापस मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए टॉपिक के साथ में। और दर्शकों से ये निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन, कि सर की जो एक बुक आ रही है ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे आप परचेज करें और इसके एडिशन पढ़ें। सर ने अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी की पूरी डिटेल्स इस बुक में लिखी हैं, और आपको काफ़ी हद तक मालूम चलेगा कि जो चाइना एक अलग ही देश है। जब वो हमला करने पे आता है या एक व्यवहार पे आता है, तो कभी भी चाइना पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो कृपया ये बुक खरीदें और इसे पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन होगा। और अगर आप कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप राजन कोचर सर से उनकी ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट से जुड़ सकते हैं, और जिसका डिस्क्रिप्शन मेरे इस वीडियो के लिंक में मौजूद रहेगा, और आप बाकी की जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर। जय हिंद हिमांशु, थैंक यू वेरी मच।